प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टारगेट कंपटीशन एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। और यहाँ पे अभी हम लोग कक्षा 6 की गणित, जिसका नाम है सीखे गणित, इस गणित का इकाई नंबर 3 और इस इकाई का नाम है पूर्णांक, इसको पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इकाई 1 और इकाई 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। इकाई 1 का नाम था प्राकृतिक संख्या और इकाई 2 का नाम था पूर्ण संख्या। ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जितनी बातें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संख्या की और पूर्ण संख्या की बात हुई है। प्राकृतिक संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या का मतलब जब इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक ना? अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इकाई नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं और इकाई 3 का नाम है पूर्णांक। क्या नाम है? पूर्णांक। इंटीजर्स इसको बोलते हैं। अब इस इंटीजर्स को समझना है जरा कि एक्चुअल में ये क्या चीज है, जरा समझिएगा। सॉरी। ठीक है। चलिए, अभी मैं कहता हूं कि हमको अपने सीढ़ी से ऊपर जाना है और सीढ़ी से नीचे जाना है। दो घटना है, एक बार आप ऊपर जा रहे हैं और दूसरी बार आप नीचे आ रहे हैं। इसी तरह से ऐसे समझिए, एक बार आपको दाएं चलना है और एक बार आपको बाएं चलना है। चलिए और चीज समझिए, एक बार आपको पूरब चलना है और एक बार आपको पश्चिम चलना है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? ऊपर नीचे, बाएं दाएं और पूरब पश्चिम, ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टा हैं। ऐसे ही जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का विपरीत भी होता है। बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। जैसे एक का विपरीत, इसके सामने का चिन्ह है +1 और इसका उल्टा हो जाएगा -1। दो का विपरीत -2, तीन का विपरीत -3, चार का विपरीत -4, पांच का विपरीत -5। ऐसे संख्याएं भी होती हैं। क्लियर ना? अब जरा पूर्णांक को समझते हैं। पूर्णांक को समझने की कोशिश करते हैं, जरा समझिएगा। पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, संख्या रेखा बनाते हैं। ये बन गया एक हमारा संख्या रेखा और इस पर हम बनाएंगे एक जगह जीरो। क्या बनाएंगे? जीरो। और यहां से दो दिशा है, एक इधर चलेंगे तो इसको बोलेंगे दाएं और इधर चलेंगे जीरो से तो इसको बोलेंगे बाएं। यानी जीरो के दाएं और जीरो के बाएं। जीरो के दाएं एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है और ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं। उसी तरह से जीरो के बाएं -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, -8 है और बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं।
तो इधर अगर आप बढ़ाएंगे तो ये प्लस अनंत की तरफ जाएगा और इधर बढ़ाएंगे तो माइनस अनंत की तरफ जाएगा। यानी माइनस अनंत से लेकर के 0 सहित प्लस अनंत तक की संख्याओं का जो समूह है, इसी समूह को हम लोग कहेंगे पूर्णांक। इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक कहते हैं। यानी माइनस को भी इसमें शामिल करना है, 0 को भी शामिल करना है, प्लस को भी शामिल करना है। तो ये जो पूरा ग्रुप बनेगा, इस पूरे ग्रुप को कहेंगे पूर्णांक। और यहां से एक बार आप दाएं चल रहे हैं और एक बार यहां से बाएं चल रहे हैं। ठीक, तो 0 से बराबर दूरी पर 1 है और उतना ही दूरी पर -1 है। जितनी दूरी पे 2 है उतना ही दूरी पे -2 है। जितनी दूरी पे -4 है उतनी ही दूरी पे -4 भी होगा। ठीक ना? यानी कि 4 और -4 की दूरी 0 से बराबर होगी। 6 और -6 की दूरी 0 से बराबर होगी। यानी कि 0 से जितना दूर हम कोई नंबर लेंगे, उसका उल्टा उतनी ही दूर हमको मिलने वाला है। तो आपको अभी क्या समझना है कि माइनस अनंत से लेकर 0 सहित प्लस अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, उनको पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक कहा जाता है। चलिए, ज्यादा कंफ्यूज इसमें मैं आपको नहीं करूंगा। अब इसके बाद सीधे और सीधे मैं आपको लेके चलूंगा चैप्टर की तरफ, जहां पे जैसी जरूरत होगी मैं आपको उस जगह समझा दूंगा। ठीक ना? चलिए समझिएगा। इकाई नंबर 3 है और इस इकाई का नाम है पूर्णांक, और अभ्यास 3 का ए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित सारणियों में दिए में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ये रहे विकल्प, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये एक सारणी बनी है और इस सारणी का एक पैटर्न भी सेट है। उस पैटर्न को पकड़ना है और उसी के अनुरूप ये जो खाली जगह है, खाली बक्सा दिख रहा है, इसी बॉक्स में भरना है। ठीक है? तो देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 29 है। फिर उसके बाद यहाँ पे -29 है, यहाँ पे -25 है, यहाँ पे -23 है, यहाँ पे -19 है। यानी कि ये वाला +19 और इधर हो गया -19। ये वाला +23 इधर हो गया -23। ये वाला +25 इधर हो गया -25। ये हो गया +29 इधर हो गया -29। ऐसे ही ये है 7 -7, 11 -11, 13, तो यहाँ पे चाहिए माइनस का 13, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक ना? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए -7, 25, +7, -25, यानी -7 एक छोड़ के +7, फिर 25 एक छोड़ के -25, फिर -13 एक छोड़ के +13, +31 एक छोड़ के -31, यानी कि माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यही चल रहा है। इसको पकड़िए। 5 + 5 -5, -8 + 8, 11 -11, -14, तो यहाँ पे आने वाला है प्लस का 14।
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक, चलिए 2 सवाल हो गए। तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। इसको अंक के रूप में लिखना है। पूरब को कह रहा है धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। जैसे जब आप पूरब चलेंगे तो इसको प्लस मानना है और जब ऊपर चलेंगे तो इसको प्लस मानना है। शून्य से नीचे, देखिए जब नीचे की बात कर दिया गया तो माइनस, और कितने डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस। कुछ नहीं करना है, केवल आपको शब्द पकड़ना है। 7 कदम पूरब, जब पूरब की बात किया तो प्लस कितने कदम, 7 कदम। ठीक ना। रुपए 3.28 की हानि, हानि का मतलब घाटा, और इसको माइनस से दिखाते हैं, -3.28 रुपए। कितने रुपए का आपको घाटा हो गया। ठीक ना। अगला देखिएगा, 18 मीटर पश्चिम, पश्चिम जब पूरब को आप प्लस मान रहे हैं तो पश्चिम को माइनस मानेंगे। 18 मीटर, समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई, जब ऊपर की बात करेंगे तो प्लस 1000 मीटर, सॉरी +1000 मीटर। चलिए आगे देखिएगा, चौथा सवाल बिल्कुल आसान है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यानी कि कोई भी संख्या दे दी गई है, जैसे कि 9 है, तो 9 में क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए। तो 9 में अगर इसका आप उल्टा -9 जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0। -10 में क्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो जाए, तो +10 हो जाएगा 0। ठीक ना। इसको कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदला जाता है। जैसे 9 का योगात्मक प्रतिलोम +9 का योगात्मक प्रतिलोम +9 का हो जाएगा -9। -21 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस का 21, चिन्ह बदलना है। +39 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 39। -41 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस का 41। समझ में आ रहा है। ऐसे ही +91 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -91। ये मैं यही चीज बार बार लिखना है, इस वजह से डॉट डॉट लगाते रहो। +91 का -91, -41 का +41, +39 का -39, -21 का +21। हमने सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदला है। योगात्मक प्रतिलोम में वैल्यू नहीं चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल दिया जाता है। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलता है। ठीक ना। चौथा के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। तो चलिए हम पहले संख्या रेखा ही खींच लेते हैं। ये बन गई भाई हमारी संख्या रेखा। एक रेखा बन गई और इस पर हो गया एक जगह 0, बराबर बराबर दूरी पे हम लोग चिन्ह लगा लेते हैं। इधर भी लगा लेते हैं। अब 0 से शुरू करना है, क है +4 पे जाना है, यानी 1 2 3, देखिए ये हो गया +1, दाएं तरफ +2 +3, और ये हो गया प्लस का 4। -9 पे जाना है तो बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
-8 माइनस का 9 +7 पे जाना है तो 4 तक तो यहाँ आ ही गए हैं आप, 5 6 और ये रहा प्लस का 7। -3 जाना है तो -1 -2 -3 -6 जाना है तो -4 -5 माइनस का 6। ये आसानी से आप दिखा लेंगे संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्णांकों को प्रदर्शित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचा जाए, खड़ी लाइन भी आप खींच सकते हैं जिस पर ऊपर की ओर धनात्मक, ऊपर की ओर 0 से ऊपर की ओर क्या रहेगा धनात्मक और नीचे की दिशा को ऋणात्मक माना जा सकता है। पार्श्वांकित संख्या रेखा देखिए तथा निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, एक संख्या रेखा देखना है और कुछ प्रश्न है उसके उत्तर देना है। ये है आपकी संख्या रेखा पूरा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पे है 0, ठीक ना। कह रहा है कि ए बिंदु +7 पर है तो कौन सा बिंदु -7 पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये है ना, 1 2 3 4 5 6 7 +7 -7 पे जाइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 कौन सा बिंदु -7 पर है तो भाई आप कहेंगे ई। कौन सा बिंदु है ई। दूसरा है कि बिंदु बी, बिंदु बी किस पूर्णांक को निर्देशित करता है। नीचे है 0 से तो -1 -2 -3 बिंदु बी किसको दिखा रहा है -3 को दिखा रहा है। हाँ, बिंदु बी का विपरीत बताइए, -3 की दूरी पर है बिंदु बी तो +3 की दूरी पर जाइए, 1 2 3 बिंदु बी का विपरीत कौन सा बिंदु है सी। कौन सा बिंदु है सी है। कह रहा है बिंदु डी, बिंदु के और बिंदु एल के द्वारा निरूपित पूर्णांक लिखिए। देखिए बिंदु डी कहाँ पर है भाई, बिंदु डी ये रहा ऊपर, 0 से ऊपर गिनिए 1 2 3 4 और 5। डी किस पूर्णांक पे है 5। के को जरा देखिए, के किस पूर्णांक पे है 1 -1 -2 -3 -4 माइनस का 5। के जो है -5 पे है। यल को देखिए, यल ऊपर है 1 2 3 4 5 6। यल किस पूर्णांक पे है 6। तो कहने का मतलब जब भी ऊपर जाएंगे आप प्लस और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगा। बिंदुओं डी, के और एल के विपरीतों को बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा, बिंदु डी का विपरीत कौन सा है, बिंदु डी, डी ये रहा, कितनी दूरी पर है डी 5 की दूरी पर है, 1 2 3 4 5। जरा 0 से नीचे -5 देखिए, -1 -2 -3 -4 -5। तो डी का विपरीत हो गया के, आए -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। डी का विपरीत हो गया के, ऐसे ही के का विपरीत हो जाएगा डी और एल का विपरीत क्या है भाई, एल यहाँ पे है तो यल का विपरीत उसके नीचे यानी कि यम होगा। देखिए यल कितनी दूरी पर है 1 2 3 4 5 6, 6 पूर्णांक की दूरी पर है। नीचे -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6 पे कौन है यम है। तो यल का विपरीत हो गया यम, के का विपरीत डी, डी का विपरीत के। क्लियर। चलिए ये हो गया आपका सवाल। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर, इसको देखिएगा जरा। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। मैं एक संख्या रेखा बनाता हूं, उस संख्या रेखा पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक ना। संख्या रेखा बन गई, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है। इधर आइए -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है, ठीक है। तो कह रहा है कि -2, देखिए
-2 और +3 के बीच के सभी पूर्णांक देखिए। -2 कहाँ है, ये रहा -2 और +3 कहाँ है, ये रहा। इनके बीच के सभी कौन, इनको छोड़ दीजिए, इनके बीच के देखिए, इनके बीच में कौन है, -1 है, -1 है, फिर क्या है, 0 है, फिर क्या है, 1 है और फिर क्या है, 2 है इनके बीच में, ठीक है। 0 और 6 के बीच में कौन है, यहाँ पे ये रहा 0 और ये रहा 6, इसके बीच में 1 2 3 4 5, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक ना। ऐसे ही देखिएगा जरा, 4 और -4 के बीच में कौन है, -4 और 4, ये रहा है आपका -4 और ये रहा है आपका 4, इसके बीच में कौन है भाई, ये आपको पता करना है। देखिए -4 और 4 के बीच में कौन है, तो आप लिखेंगे यहाँ से, -3 है, फिर क्या है, -2 है, फिर क्या है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक ना। -5, अब यहाँ आ जाइए, -5 और +2, इन दोनों के बीच में कौन है, तो इसके बीच में है -4 है, यहाँ पे -3 -2 -1, -4 -3 -2 -1, 0 है और 1 है, फिर 0 1 भी इनके बीच में है, 2 2 4 2 6 अंक, 2 2 4 2 6 पूर्णांक इसके बीच में है। अब इसको आप लिख सकते हैं बिना संख्या रेखा को देखे, -3 और +5, -3 को छोड़िए, इससे -2 -1, 0 1 2 3 और 4 तक जाना है। -8 और 4 के बीच में -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, 4 को नहीं लेना है, ठीक है। ये इसके बीच के नंबर हो गए। 8वां सवाल कह रहा है कि निम्नांकित संख्या रेखा देखिए, चलिए ध्यान से देखिए। संख्या रेखा पे एक जगह 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9, इधर -1 -2 -3 -4 -5। तरह इनकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। 2 और 5 के बीच में कौन है भाई, 2 और 5 के, 3 है और 4 है। देखिए बढ़ता क्रम क्या है, जब भी आप इधर की तरफ चलेंगे आप बढ़ते क्रम में जाएंगे, यहाँ से चाहे कहीं से भी चलिए, हमेशा आपको अपने दाईं तरफ भागना है। तो 2 के बाद क्या आया, 3 आया और उसके बाद क्या आया, 4 आया, आरोही क्रम हो गया। -4 0, -4 को छोड़ ही देना है, -4 और 0 तक देखना है, तो इधर दाहिने भागना है, आरोही क्रम, -3 -2, यानी कि -3 छोटा है, -2 बड़ा है। माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी, जैसे -2 है, वो बड़ा होगा -3 की अपेक्षा, ठीक है। 3 और 8 के बीच में जरा देखिए, 3 के बाद क्या आएगा, 4 5 6 7, 8 को नहीं लेना है। 0 और 4 के 1 2 3, -5 और -2 के बीच, -5 के बाद आएगा -4, फिर आएगा -3, -2 को तो लेना ही नहीं है, ठीक है। -1 और 4 के बीच में कौन आएगा, -1 के बाद आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3। संख्या रेखा बनाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ ये आ गया निरपेक्ष मान। देखिए निरपेक्ष मान का मतलब, ये जो दो लाइन खड़ी है ये है मॉडुलस, क्या है, मॉडुलस, या इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसी को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष मान। और जो भी संख्या इसके अंदर आती है वो चाहे जैसी भी हो, इससे बाहर निकलेगी तो हमेशा प्लस हो जाती है। जैसे -13 जब बाहर निकलेगा तो प्लस का 13, 12 जब बाहर निकलेगा तो प्लस का 12, -37 जब बाहर निकलेगा तो प्लस का 37, 0 जब बाहर निकलेगा तो 0, -47 जब बाहर निकलेगा तो प्लस का 47, 101 जब बाहर निकलेगा तो प्लस 101, यानी सब, चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, मॉडुलस के अंदर, निरपेक्ष मान के अंदर
वो जब भी उससे बाहर जाएगा तो वो हमेशा प्लस बन जाता है। ठीक ना? आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य अथवा असत्य कथन की पहचान कर लिखिए। चलिए, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। गलत है भैया, एकदम गलत है। क्योंकि जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो यहाँ पे हो गया 0, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इससे भी छोटा -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटा पूर्णांक बहुत छोटा, उसको आप खोज ही नहीं पाएंगे। तो सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, ये गलत कथन है। क्लियर? शून्य का विपरीत नहीं होता है। अरे भाई, यही तो गड़बड़ी है। शून्य का उल्टा तो होगा ही नहीं, क्योंकि शून्य संख्या रेखा पर सिर्फ एक ही जगह दिखाई देता है। कहीं पर -0 +0 ऐसा कुछ नहीं है, तो विपरीत नहीं होता है। बिल्कुल सही है, शून्य का कोई भी उल्टा नहीं है। अब इसको देखिए, -17 कह रहा है कि बड़ा है -5 से। भाई -5 तो यहाँ है और आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे -17 इधर कहीं आएगा। और मैं बताया हूँ कि जब भी आप दाहिने तरफ जाएंगे आपका मान बढ़ता चला जाता है, तो -17 जो है छोटा होता है 5 से। ये गलत बनाया गया है। अगला देखिए, कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। चलिए देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए, प्लस का 10 धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालिए तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस का 10। तो ये प्लस का 10 माइनस के 10 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे बड़ा है, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा अंगा वाला, एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कर लीजिए -10 अपने योगात्मक प्रतिलोम से। इसका योगात्मक प्रतिलोम ले लीजिए, प्लस का 10 से बड़ा होता है। गलत, ये -10 जो होगा छोटा होता है, ये कथन गलत है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि शून्य तो पूर्णांक होता है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, ये आपको फंसा सकता है सवाल, क्योंकि शून्य में कोई चिन्ह नहीं है, +0 या -0 ऐसा कुछ भी नहीं है। तो योगात्मक प्रतिलोम शून्य ही होगा। सही है। चलिए, शून्य में शून्य जोड़ेंगे तो शून्य ही मिलेगा, इसलिए योगात्मक प्रतिलोम शून्य का क्या होगा? शून्य होता है। थोड़ा सा इस सवाल में कंफ्यूजन होगा कि योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ उसका आएगा जिसका विपरीत होगा। तो हमने कहा शून्य का विपरीत नहीं होता है, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य को मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतना तो हो गया भाई। बच्चों, ये है आपका चैप्टर नंबर 3 का ए, 3 का ए कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3 का बी। अभ्यास 3 का बी पढ़ा जाएगा कल के वीडियो में। तो आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय सभी लोगों को।